नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं बुद्धम न्यूज। मैं आज काउंसलिंग संबंधी बातों को लेकर आया हूँ। काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और काउंसलिंग के समय क्या क्या होना चाहिए, ये सभी बातों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और ख़ास करके वैशाली ज़िला के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। एक प्रकार से मैं आपके मन में जो डाउट्स है उस सभी डाउट्स को मैं एकदम बारी बारी से क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो आप लोग काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है उसमें एक बार डॉक्यूमेंट पर मैं चर्चा कर लूं, और डॉक्यूमेंट चर्चा करने के बाद तब मैं बारी बारी से सभी बिंदुओं पर बात करूंगा। और तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपको मैट्रिक का मार्क्स और मूल्य, इंटर मार्क्स, इंटर मूल्य, यदि आप 6 to 8 के लिए हैं तो ग्रेजुएशन मार्क्स, ग्रेजुएशन मूल्य। ऐसे ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का ही मार्कशीट लगेगा। ऐसे आप चाहे तो पार्ट 1 पार्ट 2 का भी ले जा सकते हैं। इससे ये सुविधा होगी कि जिस समय मार्क्स मिलाना पड़ेगा या कोई प्रकार का त्रुटि होगा तो उस समय उससे उससे पकड़ा जा सके और तुरंत उसका निष्पादन किया जा सके। और इसके बाद आपको टीचर ट्रेनिंग का जो है, जो आप डीएड हैं तो डीएलएड है तो डीएलएड हैं, और बीएड है तो बीएड हैं। बीएड है तो उसका मार्कशीट और ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल, या डीएड है तो डीएड का मार्कशीट और ओरिजिनल। इसके बाद आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है, इसके बाद टीईटी का, जहाँ तक टीईटी पर थोड़ा सा हम डीपली चर्चा कर दे, चूँकि जिससे दिक्कत आपको नहीं हो। यदि कोई कैंडिडेट बिहार टीईटी क्वालिफाई किए हैं तो उनके जिनका जो मार्कशीट है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एडमिट कार्ड ले जाना है, रखना है, लेकिन एडमिट कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मार्कशीट है। तो बिहार टीईटी वालों का मार्कशीट इम्पोर्टेंट है और उसमें कोई प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं हुआ है और नहीं है। अब बात रहा सीटेट से, बहुत से साथी सीटेट हैं, तो सीटेट वैसे साथी जो 50% से क्वालिफाई किए हैं, यानी कुल मिला के 90 से कम नंबर है जनरल की फीमेल का, या एससी का 82 से कम मार्क्स है, वो ऐसे लोग क्वालिफाइड नहीं हुए हैं और उनको सरकार बिहार टीईटी के तर्ज पे उनको पास मानते हुए फॉर्म भरवाई है। इसलिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट होगा। तो अब मार्कशीट और एडमिट कार्ड रखें। एडमिट कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मार्कशीट है। और इसके बाद यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो जाति और आवासीय देना है, लेकिन यदि आप ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस देना है। लेकिन मामला यहाँ ईबीसी और बीसी वालों के साथ फंस रहा है। आप लोग ध्यान से समझें, जितने भी ईबीसी और बीसी के कैंडिडेट्स हैं वे अपना जाति प्रमाण पत्र और आवासीय आय बनवाए हुए हैं। मैं जानता हूं आप लोग बनवाए हुए हैं और आवेदन भी किए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्रीमी लेयर बनाना है। क्रीमी लेयर आखिर होता क्या है? क्रीमी लेयर एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसको ओबीसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरली ओबीसी जो होते हैं वो 2 प्रकार से बनते हैं। कहिए कैसे? यदि आप केंद्र के लिए कोई नौकरी में जा रहे हैं तो एक ओबीसी बनता है जिसमें BC1 BC2 इंक्लूड होता है, और जब आप नीचे बनवाते हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए ओबीसी को ही क्रीमी लेयर बोलते हैं। क्रीमी लेयर जो होता है उससे ये तात्पर्य होता है कि आपके पिताजी या आपके जो परिजन हैं जिन पर आप आश्रित हैं उनका 8 लाख से ज़्यादा आमदनी नहीं है, तब आप इसका लाभ ले सकते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी का। अब ऐसा भी कहीं है कि आपके पिताजी 8 लाख से ज़्यादा का सालाना उनका आमदनी है और आप चाहते हैं कि ईबीसी सीट पे चले जाएं और बीसी सीट पे चले जाएं, तो ये संभव नहीं है। तो एक क्वेश्चन और आप लोगों के माइंड में आएगा कि मान लीजिए कि मैं कोई लड़की है जो शादीशुदा है, तो उसका क्वेश्चन आएगा कि भाई हम आखिर इसका हम कहाँ से बनवाएं? देखिए, आपको भी संबंधित ब्लॉक से ही बनवाना है, लेकिन याद रखना है आपको इसको मायके से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ये ससुराल से ही बनेगा। चूँकि इससे आपका इनकम दर्शाना है, न कि जाति दर्शाना है। जाति दर्शाने के लिए ऑलरेडी जाति प्रमाण पत्र बना है और बनेगा। तो आपको एकदम क्लियर हो जाइए कि आपको कहीं से नहीं, क्रीमी लेयर आपको अपने ही ससुराल से बनवाना है, और क्रीमी लेयर को ही ओबीसी कहते हैं, ये भी दिमाग में सेट रखिए, कन्फ्यूज़न होती है। और ये आप लोग बनवा ले, चूँकि रंजीत सर का सीधे लाइव हम सुन चुके हैं। यदि आपको इस बार रिलीफ दिया जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको
हो सकता है कि अगस्त में विदाउट कीमी लेयर आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाए, ये हो सकता है। इसलिए आप लोग अलर्ट होकर कीमी लेयर ज़रूर बनवाएं और संबंधित ब्लॉक में से ही बनता है, आपके अपने ब्लॉक से बनेगा, वहाँ से आप बनवाएं। अब ये तो डॉक्यूमेंटेशन का बात हुआ। और एक रिसीविंग इम्पॉर्टेंट है, रिसीविंग ज़रूर रखें आप लोग। लेकिन रिसीविंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस रिसीविंग के चलते आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कुल मिला के काउंसलिंग से बाहर कर, ये रिसीविंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन रिसीविंग है तो बहुत अच्छा है, रहना भी चाहिए। अब थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंट पर थोड़ा सा एक बार चर्चा करेंगे कि डॉक्यूमेंट आखिर कैसे देना है और क्या करना है, काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है, उस पर भी थोड़ा हम बात करेंगे। मैं वैशाली ज़िला का बात करूँगा और वैशाली ज़िला के बात करने के बाद मैं अलग का भी बात करने का प्रयास करूँगा। वैशाली ज़िला में अभी 6 to 8 के लिए कल यानी 7/7/2021 को 3 ब्लॉक के लिए काउंसलिंग हुआ, जिसमें एक चेहरा कला, वैशाली और देसरी था। इसमें ये था क्या, इसका प्रोसीजर ये था कि एक जगह सेट लगाया हुआ था माइक का, 2 फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, दोनों फ्लोर पे एक एक बॉक्स रखा हुआ था और तीनों नियोजन इकाई में, एक नियोजन इकाई नीचे, 2 नियोजन इकाई नीचे था, देसरी और चेहरा कला, और ऊपर वैशाली था। सभी के पास एक कॉर्डलेस माइक दे दिया गया था और सभी लोग अपने अपने हिसाब से भाषा का, कोई अंग्रेजी उठा लिया, कोई ब्लॉक उर्दू उठा लिए, कोई ब्लॉक हिंदी उठा लिए, उसी को मेरिट के अनुसार से ऊपर से नाम बोलते हुए उसको कवर करने का प्रयास किया गया। एक ही लाउड स्पीकर था और एक ही लाउड स्पीकर से कवर करने का प्रयास किया गया, जिसके वजह से रात हो गई। 7 बजे तक लगातार लोगों का नाम अनाउंस होते रहा, 6:30 बजे तक, और तब जाके काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हुई। उसके बाद इसीलिए रात हुआ, चूँकि तीनों का अलग अलग सिस्टम होता तो हो सकता है कि रात नहीं होती। लेकिन वहाँ पर जो था, मैं वैशाली ज़िला का ही जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए मैं वैशाली पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी ब्लॉक का अलग अलग नियम होगा। कहीं कोई रूम में बैठाएगा, कहीं कोई मैदान में बैठाएगा, कहीं कोई फील्ड में बैठाएगा, कहीं हो सकता है कोई ब्लॉक का अलग अलग अपना माइक हो सकता है कहीं कहीं एक आके बोल के हट जाए, बहुत तरह का बात है। लेकिन इसमें कहीं से बहुत पारदर्शिता थी। वैशाली ज़िला का मैं बात करूं तो एकदम पारदर्शिता भरा, एक भी नहीं है कि कोई माने अमीर है या कोई गरीब है, इसमें कोई पैरवी वाला है या बिना पैरवी वाला है, सभी का नाम समान रूप से बोला जाता था और सभी को समान रूप से टाइम दिया जाता था। बीच में थोड़ा समय लगता था नाम बोलने में, लेकिन बाकी सब कुछ एकदम पारदर्शिता से हुआ है। किसी का बार्गेनिंग का 0.1% भी संभावना नहीं था। मैं खुद वहां अपना काउंसलिंग करवाया हूं, इसलिए मेरा पूरा अनुभव है कि किसी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन प्रक्रिया चली है और इस प्रक्रिया से मैं बहुत संतुष्ट हूं और खुश भी हूं। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि आखिर काउंसलिंग हुआ तो कैसे हुआ और क्या क्या कैसे नाम बोले जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज समझा दूं। मान लीजिए कि किसी भी नियोजन इकाई में हिंदी के लिए आप आवेदन किए हुए हैं और हिंदी बोलाना शुरू हुआ। हिंदी में SC का 1 सीट है और जनरल का 1 सीट है। पहले जनरल सीट भरा जाएगा, ऊपर से बोलते हुए कट ऑफ जो सबसे ऊपर से टॉप से बोलते हुए, जनरल हो या SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी हो, ऊपर से बोलते हुए, हो सकता है कि जनरल में SC चला जाए, BC चला जाए, EBC चला जाए, इसका ये डजंट मैटर, कोई जा सकता है। तो जैसे ही जनरल का सीट फिल हुआ, जैसी भरता है, उसके बाद फिर बोला जाता है कि भाई अब जनरल का सीट भर गया है, अब मैं SC के हिंदी 1 सीट के लिए SC जनरल, माने SC जनरल में महिला भी जा सकती है, याद रखना है। जनरल में UR में UR फीमेल भी जा सकती है, UR में कोई जा सकता है, महिला पुरुष कोई भी। URF में सिर्फ URF की महिला जाएगी और उसके साथ साथ और अन्य महिला भी जाएगी। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि UR और URF में कोई महिला, EWS जो 10% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें सिर्फ EWS वाले जाएंगे। तो खैर रिजर्वेशन पॉलिसी आप लोग समझते हैं, इसी के अनुसार काम होता है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट्स था कि आखिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा सीट भरा नहीं भरा, तो उसमें आप पूछिएगा, आसानी से बताया जाता है कि हाँ भाई ये हिंदी का सीट भर गया है। आप ये भी जानना चाहिएगा कि भाई कौन कैंडिडेट गया है। ऐसा तो नहीं कि जो कैंडिडेट गया हमसे नीचे वाला चला गया, हम बैठे हुए हैं, ये भी नहीं है। आपको बताया जाए कि ये नंबर, सीरियल नंबर का कैंडिडेट इसमें बहाल हुआ है। तो इस पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब
अब हुआ कैसे, कैसे काउंसलिंग हुआ सो थोड़ा सा आपको बताते हैं। अब सबसे पहले नाम बोला गया 3 बार, आप वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है 3 सेट में रखना है। एक सेट जिसमें आपका जीरोक्स होगा, एक फाइल में रहेगा, दूसरा जीरोक्स एक फाइल में रहेगा। आप एक में भी रख सकते हैं लेकिन 2 में रखिएगा, अच्छा रहेगा। 2 फाइल 2 जीरोक्स, 2 सेट जीरोक्स, और एक में आप टोटल अपना ओरिजिनल रखिएगा। उसके बाद जीरोक्स दीजिएगा, जीरोक्स के साथ 2 आदमी रहेंगे, 2 सर रहेंगे और दोनों जीरोक्स से मिलान ओरिजिनल का करेंगे। जैसे जैसे ओरिजिनल लेंगे आप जीरोक्स देते चले जाइएगा, ओरिजिनल से मिलान होते चला जाएगा। जैसे ही ओरिजिनल से मिलान ख़त्म होगा उसके बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। यानी कुल मिला के पहले आधार कार्ड भी देखा जाएगा, आधार कार्ड से ही शुरुआत होगा, याद रहे। तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपके प्रक्रिया में वहाँ एक तैयार होता है, एक उपस्थिति पंजी तैयार होती है जिसमें कि कौन कौन लोग उपस्थित हुए उस पर साइन करवाया जाता है। कौन सा कोटि है, कौन से सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग डायरी बना हुआ है, रजिस्टर बना हुआ है, उसमें आपसे साइन करवाएंगे। उसके बाद उनका एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट वैशाली ज़िला के लिए जो फॉर्मेट इधर उधर घूम रहा था, जो काउंसलिंग फॉर्म, उसका कोई ज़रूरी नहीं है। वो अपना एक फॉर्मेट है जिस पर वो साइन करवाते हैं। उसके बाद जो डाटा भरना है वे डाटा भरते हैं। उसके बाद इसी प्रक्रिया को करते 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 उसके बाद जब वो अपना जो लिखा पढ़ी का पूरा काम कर लेते हैं तब आपको आपका डॉक्यूमेंट जो है ट्रेनिंग का मार्क्स और ओरिजिनल और टीईटी का मार्क्स रख के आपको बाकी सब सर्टिफिकेट लौटा देते हैं। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आपको समय लग सकता है। हमको 8 बज गया था इस प्रक्रिया को करते करते, 8 रात बच गया है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। ये 4:30 का ये टाइमिंग है, लेकिन जब तक काम शुरू हो गया तब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक छोड़ना नहीं है। ये बातें हैं। तो आप इसके लिए घबराए नहीं कि हाँ 6 बज गया, 5 बज गया। शांति से आप लोग जाएँ तो खाना पीना लेके अपना व्यवस्था करके ही जाएँ कि वहाँ से आपको समस्या का माने सामना नहीं करना पड़े। और अब रहा रिसीविंग का बात। वैशाली ज़िला में किसी प्रकार का कोई रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है, कहीं कहीं पे रिसीविंग दिया भी जा रहा है। तो रिसीविंग मिला तब भी वाह वाह, नहीं मिला तो भी वाह वाह, चूँकि सब वीडियो रिकॉर्डिंग से ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमको रिसीविंग नहीं मिला, तो इस पर आपको समस्या नहीं है। तो ये सारी बातें थी। यदि कोई बात छूट गया हो तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छोटा सा प्रयास रहता है कि हम लोगों का हेल्प कर सके और लोग इससे लाभान्वित हो सके। और आप लोग ईबीसी वाले क्रीमी लेयर बनवा लें, ईबीसी और बीसी वाले, चूँकि आपको यदि इस समय लाभ दे दिया जाएगा लेकिन हो सकता है कि अगस्त पे दिक्कत क्रिएट हो जाएगा, इसलिए आप बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगभग सभी डाउट्स पर हम लोग बात किए, कैसे क्या होता है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेते हैं, ये सभी बात मैंने कर दिया। 3 फोटो भी लगेगा, 3 फोटो भी लगेगा। आधार कार्ड का जीरोक्स साथ में रखना है, करवा के ही ले जाना है 2 आधार कार्ड का। और रिसीविंग है तो रिसीविंग का भी 2 फोटोकॉपी जरूर करवा लेना है। इसके अलावा आप चाहे तो ऑल डॉक्यूमेंट रख ले, लेकिन अलग रखें, कोई डॉक्यूमेंट का जरूरी नहीं पड़ता है। लेकिन यदि कोई इनकेस कोई मामला फंसा, आपके कोई टेक्निकल फॉल्ट फंसा, तो हो सकता है कहेगा कि भाई एडमिट कार्ड दिखाइए, चाहे इस तरह का कोई चीज़, तो वो मामला फंसने पर, अदरवाइज यदि आप सब कुछ ठीक है तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब बातें थी, ये काउंसलिंग संबंधी बातें हैं। और छोटा सा एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सभी जिलों का अपना अपना भौगोलिक दृष्टिकोण होता है, अपना प्लेस होता है, अपना जगह से। चूँकि कुछ जगहों पर क्या हुआ है सो मैं आपको बता दूं। पटना का मुझे जानकारी है कि पटना में पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है 11-12 चाहे 1 के बीच में। जो लड़का रजिस्ट्रेशन में शामिल हुआ उसी का नाम पुनः पुकारा जाता है। यदि आप हैं तो ठीक, नहीं तो अपना घर जाइए। तो ये सब सोच लीजिएगा कि आपको कहाँ जाना है। सभी जगह का अलग अलग रूल रेगुलेशन है, तो इसलिए आप लेकिन प्रोसेस वही है, सिर्फ भीड़ घटाने के चलते या अपने वो भी कोई गड़बड़ प्रोसेस नहीं। लेकिन नाम 50 ही बोला जाएगा, नाम उसी क्रमबद्ध तरीका से बोला जाएगा। धन्यवाद। जो भी हो, कमेंट बॉक्स खुला है।